नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। यूपी के छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर 3 मार्च यानी कि गुरुवार को मतदान होना है, जहां पर 676 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। इस फेज में आपको बता दें कि बलिया, गोरखपुर, बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संतकबीर नगर, महाराजगंज, बस्ती और अंबेडकर नगर जिले की सीटें शामिल है। इन जिलों में आपको बता दें कि 57 विधानसभा सीटों में से 11 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अब सबसे अहम ये चुनाव और ये छठा चरण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि गोरखपुर शहरी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में है। योगी की असल परीक्षा इस चरण में होनी है, जो कि उनका सियासी गढ़ माना जाता है, और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। और हमारे साथ इस चर्चे में जुड़ चुके हैं भाजपा की ओर से शैलेश परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की ओर से शान खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से चिंतन राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ जयवंत पंड्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ ज्योति अमीन पटेल भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुकी है। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे यहाँ पर शैलेश जी शुरुआत करना चाहूंगी। पूर्वांचल के सियासी संग्राम की बात करें तो योगी आदित्यनाथ की जो साख है वो इस वक्त दांव पर भी लगी हुई है। अगर गोरखपुर शहरी सीट की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जहां पर मैदान में है, वहीं सपा ने भाजपा के ही पूर्व नेता उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी सुभावती शुक्ला को वहां से टिकट दिया है, वहां से मैदान में उतारा है। और अगर हम आजाद समाज पार्टी की बात करें तो उसके भी मुखिया चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर से ही कहीं ना कहीं ताल ठोक रहे हैं। जल्पा जी, पहले तो हमने जो नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका कल्याण, ये जो नारा दिया है उनको हम साथ में रख के चलते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार और नरेंद्र भाई मोदी की सरकार, डबल इंजन वाली सरकार ने जो काम किया है वो लोगों ने देखा है। पहली बात मैं ये करना चाहता हूं कि ये जो पूर्वांचल का चुनाव अभी है छठे चरण का, उनमें जो निर्णायक भूमिका जो मतदाताओं की है वो दलित मतदाता, यादव मतदाता, ब्राह्मण मतदाता, और ये सब लोग जानते भी हैं कि जो अगले जो 5 चरण के चुनाव हुए थे उनमें भी छोटी छोटी पार्टियां जो है वो उन्होंने चुनाव में भी जो झुकवाया है। और ये जाति गोलबंदी का जो ये चुनाव में सब चल रहा है कि ये जातीय गोलबंद चल रहा है अभी, क्योंकि सभी लोग पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, जातिगत जो चिन्ह है उनको तो देखा ही जा रहा है। 2017 में हमें 300 से ज्यादा सीटें मिली थी और 325 सीटें थी, और अभी भी हम जो 5 तल के चुनाव हो गए हैं उनमें भी हमारी जीत तो तय है। अब पश्चिमी की बात करें, जो 5 चरण के चुनाव हो गए हैं उसमें पश्चिमी में जो नौजवान बेरोजगारी दर का जो कम होना, ये सब मामला तय है। मगर पश्चिमी यूपी में शामिल शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागैत, हापुड़, गौतम नगर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़, इस चुनाव में जो सब ये चुनाव हुए हैं उनमें भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव करने वाले और वोटिंग करने वाले की संख्या ज्यादातर देखी जा रही है। अभी 10 जिले में 57 सीटें जो अभी छठे चरण में है और 7वें चरण में भी है। छठे और 7वें चरण की टोटल सीटें गिनी जाए तो 111 सीटें हैं। उनमें अभी 57 सीट में जो है 11 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, मगर टोटल 111 में गिनी जाए तो 16 सीटें अनुसूचित जाति के लिए है। मगर ये जो अभी छठा और 7वां चरण जो है उनमें भी दलित वोटर, यादव वोटर, मुस्लिम वोटर 17% दलित है, 15% मुस्लिम है, 11% आदिवासी है, यादव वोटर है। ये सब कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है। और पहले तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो बहन बेटियों को सुरक्षा मिली है और सभी लोगों को आतंकवादी प्रवृत्ति से छुटकारा मिला है। हमने ये भी देखा है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की अगुवाई वाली सरकार जब थी तब
तब आतंकवादियों को छोड़ा गया था, वो भी हमने देखा है। आतंकवादियों के प्रति उनका झुकाव ज्यादा रहा है, वो भी लोगों ने देखा है। मैं कुल मिलाकर बात करना चाहता हूँ कि 300 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में आएगी। हमारे सभी यहाँ से गुजरात से भी लोग गए थे, उन्होंने भी हमें सब चितार दिखाया है कि यूपी में, पूर्वांचल में, दक्षिणी यूपी में क्या होगा। ये सब जो बिहार बॉर्डर पर जो यूपी है, उनमें कौन सी सीटें आएगी, सब मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 300 से ज्यादा सीटें मिलेगी। अब हमारे जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, उसका गोरखपुर भी इस छठे चरण में आता है। तो गोरखपुर से लेके सब ये सीएम तय होगा, ये जो चरण का मतदान है उन्हें। मगर योगी आदित्यनाथ जी ने कल ही बोल दिया है कि छठे और सातवें चरण की बात तो अलग है, मगर ये जो 5 चरण का चुनाव हुआ है उनमें हमने लोगों का जो झुकाव देखा है, वो झुकाव देखने के बाद हमने तय कर लिया है और हमारे कार्यकर्ता ने देख भी लिया है और मीडिया ने भी कह दिया है कि अब की बार योगी सरकार और डबल इंजन वाली मोदी सरकार ही होगी। अब मैं ये भी जोड़ना चाहता हूं कि जैसे यूक्रेन में हमारे लोग फंसे हैं, जो हमारे स्टूडेंट फंसे हैं, उनको लाने में, जैसे अब पाकिस्तान की एक बहन बोल रही थी कि हमारी पाकिस्तान की तो ऐसी स्थिति हो गई है कि पासपोर्ट दिखाओ। हमारे साथ 7 इंडियन थे और मैं 8वीं पाकिस्तानी थी, तो 7 इंडियन चले गए क्योंकि उन्होंने भारत का झंडा लगाया था तो जाने दिया। और मैं पाकिस्तान से थी तो मुझे इतना टॉर्चर किया गया, तो तब मुझे पता चला कि पाकिस्तान की इमेज कैसी है। आज नरेंद्र भाई मोदी ने जैसे वैश्विक फलक पर अपना और भारत देश का नाम रोशन किया है, तो दूसरे देश भी भारत के सामने देख रहे हैं। और नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई वाली जो केंद्र सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, उन्होंने अच्छा काम किया है। तो 300 से ज्यादा सीटें भी आई। आपका कहने का मतलब ये है शैलेश जी? जी हाँ, जो 57 सीटें हैं उनमें से भी 45 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की हो ही गई है। अब जो चुनाव है वो बात की बात है, मगर 57 में से 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी के सामने में जाएगी। शैलेश जी जी, मुद्दा ये है, अगर गोरखपुर सीट की बात करें तो लंबे अरसे तक हमने देखा योगी आदित्यनाथ वहां से सांसद भी रह चुके हैं, तो क्या ये बार विधानसभा की सीट पर भी जनता उन्हें बहुत ही सारे मतों से जीता पाएगी? क्या लगता है? जल्पा जी, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ और अच्छी बात की आपने। गोरखपुर से सांसद भी रहे हैं, सांसद के तौर पर भी योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया है। वो सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं, वो हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं और हमारी संस्कृति ही रही है, संतों महंतों की जो संस्कृति है उनमें भी जाने जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में तो कुल मिलाकर सुरक्षा की जरूरत थी, क्योंकि आतंकवादियों को भी उत्तर प्रदेश से ही आना है। पाकिस्तान से लेकर उत्तर प्रदेश से जो असामाजिक तत्व है, जो गुंडे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में पले पोसे जाते थे। हमने पूर्व में ये सब देखा है, मगर जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तब से सभी जातियों को, हम तो ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये सूत्र को लेकर ही चलते हैं। और योगी आदित्यनाथ कमल खिलेगा क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने सांसद के रूप में भी अच्छा काम किया था और अब विधायक के रूप में भी अच्छा काम करने वाले हैं। और गोरखपुर से ही मुख्यमंत्री जाएगा, ये विश्वास लेकर गोरखपुर के जो लोग हैं उन्होंने तय कर लिया है कि अब की बार योगी सरकार है। जी, जयवंत जी आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर गोरखपुर शहरी सीट की बात करें जहां से योगी आदित्यनाथ मैदान में है, अगर इस सीट का गणित देखा जाए तो ब्राह्मण वोटरों का यहाँ पर दबदबा माना जाता है और इस सीट पर अगर करीबन अंक देखा जाए तो कहीं ना कहीं 60 से 17 हजार ब्राह्मण मतदाता है, वहीं ठाकुर मतदाताओं की संख्या भी 25 से 30 हजार है। अगर शायद ब्राह्मण वोटरों की दबदबे की बात करें तो शायद यही कारण रहा कि हम सपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, कहीं ना कहीं उन्होंने ब्राह्मण उम्मीदवार को ये बार मैदान में उतारा है, क्योंकि यूपी जाना जाता है कि जातिगत समीकरण भी उतने ही मायने रखते हैं। तो ये बात आपकी सही है। कांग्रेस ने और बसपा ने भी, जो बसपा एक समय कहती थी तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चाहे, 2007 से ब्राह्मणों की ओर मुड़ गई है। और
हाथी नहीं ये गणेश है, ऐसे ऐसे सूत्र भी आए। लेकिन ये जो भी बात है, लेकिन गोरखपुर में आप कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ का दबदबा है, क्योंकि ये दबदबा वो मुख्यमंत्री बने इसके बाद नहीं आया है। इससे पहले जब भी सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, तभी उनका दबदबा ऐसा था कि वहां के लोग बोलते हैं, और मैंने तो बातचीत भी की है, तो बोलते हैं कि वो कलेक्टर को बोल दे कि किसी पर मतलब गलत तरीके से नहीं, अच्छे जो भी उनका मतलब दरबार, विधिवत दरबार लगता है, और उसमें लोग फरियाद लेकर जाते थे सरकार न होते हुए भी, और फरियाद जो भी मिलती थी उसमें वो कलेक्टर को बोल दे तो काम हो जाता था। इतना वो उनका वर्चस्व था वहां पर, और है, ये कह सकते हैं। तो गोरखपुर में जहाँ तक बात है कि उनकी जो एक अपना पर्सनल एक रुतबा है, और उस रुतबे के कारण कहिए या फिर बीजेपी के कारण कहिए या फिर मोदी जी के कारण कहिए, जो भी है, तो मुझे लगता है कि इसके कारण वहां पर उनको सेफ सीट है। और ये पहली बार शायद, मैं गलत हूं तो मुझे सुधारे, ये शायद पहली बार है कि मुख्यमंत्री है वो चुनाव मतलब विधान सभा के चुनाव लड़ रहा है, या विधान परिषद में ही सब लोग आते थे चुन के। तो ये इनकी भी इस तरह से एक परीक्षा है, क्योंकि अभी तक किसी ने मुख्यमंत्री के जो भी दावेदार है उसने चुनाव नहीं लड़ा है। तो हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ के लिए ये परीक्षा है, और ज्यादातर संभावना ऐसी है कि इसमें इनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जी बिल्कुल, आपको यार यहाँ पर सांझी आना चाहूंगी। अगर गोरखपुर सीट की अगर हम बात कर रहे हैं, शहरी सीट की, तो पिछली बार अगर 2017 की बात करें तो कहीं ना कहीं मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में देखा गया था। भाजपा की बात करें तो डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जो 1,22,221 वोटों के साथ उन्होंने जीत दर्ज की थी कहीं ना कहीं, और दूसरे और देखा जाए तो कांग्रेस के जो राणा राहुल सीट है उन्हें भी 61,000 से ज्यादा वोट मिले थे। अब क्या लगता है, क्योंकि ये बार कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो सूत्र है लड़की हूं लड़ सकती हूं, इसी के लिए उन्होंने सीएम योगी के सामने एक महिला उम्मीदवार को उतारा है। चरण दर चरण उत्तर प्रदेश से हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा की विदाई का मन बना लिया है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आरएसएस के प्रमुख और भाजपा के आराध्य मोहन भागवत भी इस पर मोहर लगा चुके हैं, और उनकी भी जो आंतरिक रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश में हार रही है चुनाव। और अभी तक का ये अयोध्या चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे अजय सिंह बिष्ट जी, जब वहां पर इनको हारने का एहसास हुआ तो ये गोरखपुर भाग गए। परंतु वर्तमान में जो ग्राउंड जीरो से इनपुट आ रहे हैं उसके अनुसार सिराथू से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी अपना चुनाव हार रहे हैं, नगर बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ भी अपना चुनाव बुरी तरीके से गंवा रहे हैं। उसका कारण है कि आज देश में बोल रहे हो कि गोरखपुर शहरी सीट से योगी आदित्यनाथ हार रहे, तो जीतेगा कौन? कांग्रेस जीतेगी चुनाव जी, पर कांग्रेस ने जो महिला उम्मीदवार को यहां पर उतारा है वो 2017 में निर्दलीय भी लड़ चुकी है, और तब उन्हें अगर वोट मिले थे वो 2,200 वोट थे, वो निर्दलीय लड़ी थी। देखिए अल्पा जी, हर चुनाव में हाँ, मैंने आपका प्रश्न सुन लिया, मेरा उत्तर सुन लीजिए। हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता हैं हमारे भाई वो हंस रहे हैं, इनका ढोल 10 तारीख को फटने वाला है, क्योंकि जनता जितना इनसे त्रस्त है, उत्तर प्रदेश की जनता छुट्टा सांड से त्रस्त आ चुकी है। आज खेत और खलियान खत्म हो गए हैं, और किसानों किस प्रकार से नरसंहार किया गया भाजपा के शासन में। इनके केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों को अपनी थार से कुचल दिया, और आज भी वो मोदी जी के मंत्रिमंडल में बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं किसान अपने भाइयों का बदला लेने के लिए मतदान कर रहा है। हमने जो सूत्र दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। उत्तर प्रदेश में जाति की बात होती है, धर्म की बात होती है, परंतु आधी आबादी की बात कभी नहीं हुई। हमने एक नया नारा दिया, हमने एक नई शुरुआत की इस देश की महिलाओं के अधिकार और उनकी सुरक्षा के लिए, और राजनीति में उनकी भागीदारी के लिए। अब बात रही उत्तर प्रदेश की, तो हमारे भाजपा के प्रवक्ता जो भी हंस रहे थे, पता नहीं कहां के आंकड़े, फर्जी आंकड़े बता रहे थे। मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से अजय सिंह बिष्ट के शासन में गुंडा राज चला है,
किस प्रकार से उन्नाव की बेटी का बलात्कार भाजपा के विधायक ने किया और उसके घर वालों को गाड़ी से कुचलवा दिया, किस प्रकार से हाथरस में एक दलित बेटी का सामूहिक बलात्कार होता है और उसके शव को उसके परिवार को ना देकर अजय सिंह बिष्ट की सरकार ने निर्दयता से उसको खेत में रखकर जलवा दिया। और एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश लूट, हत्या, बलात्कार के मामलों में, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में, दलितों के खिलाफ अपराध के मामलों में नंबर 1 पर है। और यही नहीं, पूरे देश में जो दलितों के खिलाफ अपराध होते हैं उनमें से 25% मामले केवल उत्तर प्रदेश में होते हैं। तो यह भाजपा का दलित विरोधी चेहरा है और उत्तर प्रदेश का हर वर्ग, हर समुदाय भाजपा की नीतियों से त्रस्त आ चुका है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो। आज देखिए सिलेंडर 1000 रुपए बिक रहा है और आज ही सिलेंडर में 100 रुपए की और वृद्धि हो गई। पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के ऊपर जा चुका था, जबकि अब वो 100 रुपए के नीचे है, परंतु 100 के करीब ही है। हर चीज में बेतहाशा महंगाई इस देश की जनता झेल रही है। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो किसी मामले में अजय सिंह बिष्ट की सरकार ने उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया है। नीति आयोग के ये आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में देश का सबसे फिसड्डी प्रदेश है। तो कुल मिलाकर इसका जो सार निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा के खिलाफ खड़ी हो गई है। और ये बात शिवराज सिंह चौहान और मोहन भागवत ने भी कह दी है। भाजपा का संपूर्ण रूप से सफाया होगा। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट स्वयं चुनाव बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं। जी, आपकी और यहाँ पर ज्योति जी आना चाहूंगी। अगर योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं तो गोरखपुर शहरी सीट से तो वो लड़ ही रहे हैं। अगर गोरखपुर की ही बात कर ले, वो विधानसभा क्षेत्र की, तो 9 सीटें आती है। अगर 2017 की बात करें तो 9 में से 8 सीटें जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में गई थी। यानी ये बार अगर गोरखपुर के से सांसद भी लंबे अरसे तक रहे योगी आदित्यनाथ, यानी खुद की सीट नहीं लेकिन पूरे गोरखपुर क्षेत्र में से 8 सीटों की जो बराबरी है उसको बनाए रखना या फिर बढ़ाना, वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की साख पर है। जी जल्पा जी, मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी योगी जी और गोरखपुर के नाते की। तो वो वहीं से बिलोंग करते हैं और काफी युवावस्था से वहां पे उनका बेस बना हुआ है, क्योंकि 22-23 साल की उम्र में ही जब उन्होंने कुछ युवा छात्रों के प्रश्न हल किए थे और उसके बाद से ही वो वहां पर नेता बनकर उभरे थे। और उसके बाद ही उनको वहां गोरखपुर मठ के उत्तराधिकारी भी उनको, जब उनके गुरुजी ने देखा तो उन्हें घोषित किया। तो वो जो नेतृत्व क्षमता है तो वो उनमें, तो गोरखपुर का उनकी काफी स्ट्रॉन्ग पकड़ जी, सांसद इतने वर्षों तक है और वो, तो वो सेफ सीट है उनके जी। वरना उनकी बहुत बात चली के अयोध्या से लड़ेंगे, लेकिन फिर उन ही था कि लगभग उनके हाई कमांड उनको गोरखपुर की सीट देंगे अगर वो चुनाव लड़े तो। क्योंकि अब तक होता ये आया है कि जो भी मुख्यमंत्री बना है वो विधानसभा का चुनाव जीत के नहीं बना था अब तक, लेकिन विधानसभा के चुनाव को अगर वो लड़े तो उनको गोरखपुर सीट ही दी जाएगी। और मेरा ये अनुमान बिल्कुल सही निकला है क्योंकि वहां पे उनका काफी बेस है। अब रही बात गोरखपुर के चुनाव, क्योंकि देखिए 6ठे चरण में योगी जी की साख दांव पे लगी है और 7वें चरण पे मोदी जी की, क्योंकि उसमें वाराणसी भी जो उनका कार्यक्षेत्र है सांसद के रूप में वहां पर, तो इसमें तो उनका दबदबा रहेगा। और मैं जहां तक जातिगत समीकरणों की, आपको पता ही है कि मैं उस तरह से विश्लेषण नहीं करती क्योंकि मैं उसके खिलाफ हूँ। तो मैं अपनी ओर से ये शुरुआत कर रही हूँ कि कोई शुरुआत करे तो शायद धीरे धीरे ये बंद हो जाए जातिगत गिनती करके, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो आजकल का युवा है वो इन बातों को नहीं मानता कि भाई कौन सी जाति का उम्मीदवार खड़ा है तो उस पर, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद जब वो निर्णय लेते हैं कोई भी कार्यकारी निर्णय, तो उसका असर सारी जनता पे पड़ता है, कोई जाति विशेष पर नहीं पड़ता। तो ये जातिवादी समीकरण तो मैं मानती नहीं, लेकिन हाँ एक बात और है कि गोरखपुर का चुनाव जीतना एक बात है और पूरे राज्य का चुनाव जीतना दूसरी बात हो जाती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे मुद्दे काम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी होती है। जी।
बहुत वर्चस्व जमाया हुआ उसकी मनाही नहीं है, लेकिन अगर मैं विश्लेषक के तौर पे कहूँ तो इस बार की विधानसभा के चुनाव शायद जीतेंगे, लेकिन बहुत कम मार्जिन से, या वो जो पहले उनकी बहुमति मिली थी वो रिपीट नहीं हो सकती। ठीक वैसे ही जैसे गुजरात में 2017 के इलेक्शन में भाजपा 3 नंबर तक नहीं पहुंच पाया था, जीता तो था लेकिन सीटें बहुत कम हो गई थी, ये जनता की नाराजगी थी। और यही यूपी में है, जनता काफी मुद्दों पर नाराज है, तो उसका प्रतिभाव पड़ेगा चुनाव के परिणामों पर। तो अगर जीतेगी भी तब भी तो वो बहुमति नहीं मिलेगी जो 2017 में मिली थी जलपा। जी बिल्कुल, आपकी और चिंतन जी यहाँ पर आना चाहूंगी। सबसे पहले जो जिक्र कर रहे हैं हम गोरखपुर शहरी सीट के, जिसमें आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में है और उन्होंने विजय कुमार श्रीवास्तव को अपना चेहरा बनाया है, जो काफी मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ से भिड़ते भी नजर आए थे हमें। जलपा जी आपका धन्यवाद। ऑलमोस्ट प्रोग्राम हाफ होने तक में भी आपने मौका तो दिया हमें। और मेरे शैलेश भाई तो मतलब जैसे चुनावी सभा थी ऐसे ही मतलब इतना बोले जा रहे थे कि हम लोग तो बस ऐसे ही चुप होके शांत होके बैठे रहे। पर खैर मैं अब हमारी बात करना चाहूंगा यहाँ जी कि दो चीज है, एक तो ये नकारात्मक और सकारात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये पॉलिटिक्स जो है उसकी बातें यहाँ पे आप हम लोग कर रहे हैं। नकारात्मक कैसे कि जिसमें आप लोगों को डराएं, उनको किसी बात का भय दिखाएं, और जो पॉजिटिव होता है वो कैसे कि जैसे आप उनको, जो जनता है उनको कोई होप दे। ये चुनाव जो है वो जो होप दिखाएगा, जो विजन दिखाएगा, उसी का वो जीते, वही ये पार्टी चुनाव जीतने वाली है। हमारे जो कुछ फिक्स्ड एजेंडा है उसके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे जो प्रत्याशी है वो भी पढ़े लिखे हैं और एजुकेटेड लोग जो हैं, नॉन करप्ट लोग हैं, उनको हमने इसमें हमारा शामिल करने की कोशिश किया है। तो खैर जैसे अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि जैसे पकोड़ा पॉलिटिक्स था पहले और अभी जो गोबर पॉलिटिक्स आ गया है, कि उन्होंने बताया था अभी किसी चुनावी रैली में कि यूपी का जो युवा है वो गोबर बेच के भी पैसा बना सकेगा। अब बताइए मतलब ये क्या बात हुई? आप जो यूपी का जो युवा है उसको आप गोबर बेच के कमाने वाला तक समझते हैं, उसका वहां तक वैल्यू हो चुका है। तो मोटा मोटा मैं ये कह सकता हूँ कि ये भाजपा के लिए आने वाला समय बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और पहले लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, कांग्रेस था और भाजपा था और समाजवादी पार्टी था, सबका चेहरा लोगों ने देख लिया है। 75 साल ये देश ने देख लिया है। 75 साल में क्या आप मुझे बताइए कि इन सरकारों का दायित्व नहीं है कि जनता को एक फ्री एजुकेशन सिस्टम अच्छे से वर्ल्ड क्लास बना के दें? क्या ये सरकार का दायित्व नहीं है कि अपनी जनता के प्रति उनको फ्री हेल्थ सिस्टम बना के दें? ये किसी चीज पे किन्होंने ध्यान नहीं दिया है और सारी चीजें चली जा रही है पाकिस्तान से। अरे भाई कोई नहीं आने वाला पाकिस्तान से। यहाँ पे हमारी आर्मी मुस्तैद है, हमारे पुलिस वाले सब मुस्तैद है। जो चाहिए आजकल की आज की जनता को वो ये है कि आप उनको अच्छा सा फ्री एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दीजिए, उनको आप अच्छी हेल्थ केयर सिस्टम दीजिए, उनको जो इलेक्ट्रिसिटी और सारी चीजें जो एमपी एमएलएस को फ्री मिलती है वही चीजें आम जनता को भी दीजिए। तो इन सब चीजों पे तो कोई बात ही नहीं करता, किसी का कोई विजन ही नहीं है, कोई एजेंडा ही नहीं। हर एक चीज हिंदुत्व पे आ जाएगी, हर एक चीज आ जाएगी आतंकवाद पे, हर एक चीज आ जाएगी जातिवाद पे। तो ये किस तरह से आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ये किस दिशा में आप चुनाव को ले जाना चाहते हैं? ये हमारा सीधा सा सवाल है। चुनाव जो है वो लोकतंत्र का त्योहार कहा जाता है जलपा जी, लेकिन जिस तरह से ये पार्टियां जो हैं, जो हमारे देश की पुरानी पार्टियां हैं, जो 70-75 साल से ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और उनको अभी तक ये एजेंडा और विजन सेट करने का समझ में नहीं आ रहा है कि हम जनता को क्या दें। इसीलिए उनको बार बार हिंदुत्व पे, जातिगत राजनीति पे उनको आना पड़ रहा है जलपा जी। आपकी और यहाँ पर शैलेश जी आना चाहूंगी। अगर 2017 की अगर हम बात करते हैं तो अंबेडकर नगर को छोड़कर बाकी जिलों में बीजेपी का पलड़ा काफी भारी नजर आया था। अगर 57 सीटों का ही गणित हम देख ले तो उसमें से कहीं ना कहीं 46 सीटें बीजेपी को मिली थी। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें उन्हें 2 सीटें मिली थी, बसपा को 5 मिली थी, कांग्रेस को 1 मिली थी और बीजेपी के जो सहयोगी है अपना दल
उनको 1 सीटें मिली थी, और सुभाषपा जो कि पहले बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं शामिल थे, उन्हें 1 सीट मिली थी और 1 सीट पर निर्दलीय ने भी जीत दर्ज की थी। क्या लगता है, ये बार पुनरावर्तन या फिर कुछ परिवर्तन हो जाएगा? पहले से ही मैंने बोला है कि सबका साथ सबका विकास, मतलब पुनरावर्तन ही होगा। ये जो दिखाई देता है अभी का जो सिनारियो दिखाई देता है उसमें पुनरावर्तन ही होगा। मैं ये आपने अभी आंबेडकर नगर की बात की और दलित वोटरों की बात की, ब्राह्मण वोटरों की बात की, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कुशीनगर जो है क्षेत्र, ये छठे चरण में जो है वो उसके जो विधानसभा क्षेत्र फाजिल नगर है, उनमें भाजपा छोड़कर सपा में गए स्वामी प्रसाद मौर्य वो लड़ रहे हैं और भाजपा से सुरेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं। तो उसका मैंने अभी देखा आपकी डिबेट से पहले, तो 1 लाख से ज्यादा वोटों से सुरेंद्र कुशवाहा जीत रहे हैं। अभी सभी लोग बोल रहे हैं कि कर सपा में गए हैं। सपा यानी कि परिवारवादी पार्टी है, कांग्रेस यानी कि परिवारवादी पार्टी। परिवारवादी पार्टी भी मैं कांग्रेस को नहीं कहूंगा, क्योंकि कांग्रेस जो है उसको कुछ लेना देना ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में नहीं है, कांग्रेस का कुछ विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं रही है। कांग्रेस को तो क्या है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसे बात कर रहे थे। अभी कांग्रेस के जो थे वो मोहन भागवत जी को याद करते थे। यार राहुल गांधी जी को याद करो ना आप, मोहन भागवत जी को क्यों याद करते हो? क्यों शिवराज चौहान जी को याद करते हो? राहुल गांधी में कुछ याद करने का नहीं है। राहुल गांधी जी द्वारिका में आते हैं तो बोलते हैं कि 25-26 लोग होंगे तो भी कांग्रेस चलेगी, कांग्रेस में ये चलाना चाहता हूँ। अगर महात्मा गांधी जिंदा होते तो उनको बहुत दुख होता, और जहां भी होंगे महात्मा गांधी जी और इंदिरा गांधी जी, तो ये जो राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं उनके कथन से वो बहुत बहुत नाराज होते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि और मोदी जी और योगी जी की जो सरकार है, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसके लिए ये इस प्रकार की बकवास कर रहे हैं। आपके बीच में मैं नहीं बोला था, ये बीच में बोलने वाली बात है ना, आप लिख लो। उत्तर प्रदेश में बात करो ना, उत्तर प्रदेश में बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, शिक्षा की बात करो, कानून व्यवस्था की बात करो। जी आपकी ओर भी आएंगे, अगर एक दूसरे में बोलेंगे तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। हुआ है, आप लिखिए, फर्जी आंकड़े आप बोलते हैं। कुशीनगर सांझी आपकी ओर भी आ रही हो, अगर आपको कुछ बोलना है आपकी ओर भी आ रही हूँ। पहले शैलेश जी की बात को सुन लेते हैं। जी शैलेश जी, कंटिन्यू कीजिए। यूपी पे कायम रहिए, टिप्पणी करेंगे तो यूपी पे कायम रहिएगा जी। हाँ जलपा जी, कुशीनगर क्षेत्र जो है छठे चरण में, उसमें कुशीनगर विधानसभा सीट में सपा के राजेश कुशवाहा और भाजपा के PN पाठक, ये दोनों के बीच लड़ाई है। और ये जो कुशीनगर क्षेत्र है वो दलित प्रभावित क्षेत्र है, वहां भी दलित वोटर ज्यादातर है। और पिछली बार भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सीट आई थी। छठे चरण में 111 सीट पर मतदान बाकी है अभी। छठे और 7वें चरण के वोटिंग की ऊपर सबकी नजर है। बाराबंकी जो विधानसभा क्षेत्र है उनके ऊपर भी की नजर है। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि जब योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं थी और अखिलेश की सरकार थी जलपा जी, हमने देखा है, और योगी आदित्यनाथ जी ने भी बार बार जो रैलियां होती थी उसमें भी कहा है कि जब त्योहार आते थे, ईद और जो दूसरे बकरी ईद और ये वो सब त्योहार आते थे, तब बिजली का जो प्रावधान है वो अच्छा रहता था। और दिवाली और होली आती थी तब बिजली का प्रावधान अच्छा नहीं रहता था। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये सबका साथ और सबका विकास क्या होता है, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है ना, वो नहीं करनी चाहिए अखिलेश जी को। ये अभी जो योगी आदित्यनाथ जी और हमारे अमित शाह जी और नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई वाली जो सरकारें चल रही है, तो वो क्या कहती है, सबका साथ सबका विकास। जब हमने सबको घर देने की बात की तो उसमें मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम सभी को घर मिलेगा। अगर बिजली देने की बात है तो सभी को बिजली देंगे। मुस्लिम विस्तार जो है वहां बिजली नहीं देंगे ऐसा तो नहीं है। ये ऐसी ही बात करें तो मुफ्त में अनाज की जो योजना है, तो लाखों घरों में मुफ्त में अनाज दिया, तो सभी घरों में दिया। यानी कि ये हिंदू राष्ट्र है। ये हम भारत है उसको हिंदुस्तान बोला जाता है। ये पाकिस्तान की जो नजर से देखा जाए और इटाली की नजर से देखा जाए वो अच्छी बात नहीं है। इनको भी भारत की नजर से देखना चाहिए। अभी लड़के क्या बोल रहे हैं, क्या लेना देना
स्टूडेंट क्या बोल रहे थे कि हमने भारत का, इंडिया का नक्शा, इंडिया का मैप हमारे बैग में रखा तो जाने दिया। तो ये क्या है, भारत की आज एक छात्र की मौत हो गई है शैलेश भाई, आज एक छात्र मारा गया है हमारा। शैलेश जी, ऑपरेशन गंगा की अगर आप बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो जो है वो कहीं ना कहीं कर्तव्य था, वो देश की किसी भी सरकार का था। इसको यूपी चुनाव से क्या लेना देना? जो जलपा जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत की छवि यानी कि गुजरात की छवि, भारत की छवि यानी कि उत्तर प्रदेश की छवि, उत्तर प्रदेश की जो अभी छवि उभर कर आई है, तो योगी आदित्यनाथ की जब से सरकार बनी है तब से सब लोग, नौजवान हो, व्यापार हो, सुरक्षा हो, और जो बोलते हैं ना गुंडे की वहां पे सरकार चल रही थी, सब खत्म हो गया। अब उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी, इन तीनों के बीच में लड़ाई है। ज्यादातर तो छठे और सातवें चरण में तो सपा और बीजेपी की लड़ाई है। वहां आम आदमी पार्टी भी कुछ नहीं है, आम आदमी पार्टी को तो कुछ लेना देना ही नहीं है, और कांग्रेस को कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ डिबेट में आके बात तो कर सकते हैं, सभी का अधिकार है, ये जो संविधान में सभी को अधिकार है। ऐसा लग रहा है समाजवादी पार्टी से जो है वो कड़ा मुकाबला ऐसा लग रहा है यानी अगर दूसरे कांग्रेस की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो आपको नहीं लगता है वोटों और एक भी कोई फर्क पड़ेगा सीट कांग्रेस को नहीं मिलने वाली। क्योंकि अगर जगहों पर देंगे तो निर्दलीय और दूसरे दलों को भी गिनती जोड़ा जाए तो काफी सारे उम्मीदवार खड़े। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं बीजेपी को भी वोट लॉस हो सकता है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, छोटी जो पार्टियां है, संजय चौहान की पार्टी है, अपना दल में अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी है, वो सब जाति आधारित पार्टियां है, और जातीय गोलबंदी का जो चुनाव लड़ने जाती है वो परिवार आधारित और जाति आधारित पार्टी है। इनका चेहरा है जलपा जी, देखिए अपना दल अनुप्रिया, आप अपने सहयोगी पार्टी के बारे में बात कर रहे हो। चलो, समाजवादी पार्टी ने तो काफी सारे दलों को लिया साथ में, चलो समझा जा सकता है। और अपना दल अनुप्रिया पटेल जी, उनका भी एक छोटा कौन, संजय चौहान के भी उम्मीदवार अभी खड़े हुए हैं, मगर इसीलिए उन्हें यहाँ पर भी सीटें दी गई ताकि जातिगत समीकरण का बेनिफिट हो। आपकी और सांझी आना चाहूंगी आप जी। शैलेश जी, आपकी और भी टाइम रहा तो लौटेंगे जी। सांझी, आप काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए, भाजपा की जो दुकान है ना, इन्होंने कुछ काम तो किया नहीं, बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। ये शुरू तो करते हैं विकास के नाम पर, फिर इनकी कैसेट जो है पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, हिंदुत्व, इस प्रकार की चीजों पे चली जाती है। देखिए आप, उत्तर प्रदेश का चुनाव है और ये कैसी बातें कर रहे हैं, जबकि आज ही बड़े दुख की बात है कि यूक्रेन में एक हमारे भारतीय छात्र की मौत हो गई है गोली लगने के कारण। उस पर कोई उत्तर नहीं देना चाहता। ये बड़े बड़े भाषण यहाँ पर दे रहे हैं, ये अफसोस तक नहीं व्यक्त कर रहे हैं कि उसका जिम्मेदार कौन है। तो भाजपा का यही चाल चरित्र और चेहरा है। और मैं ये हंस रहे, देखिए मौत के मामले में हंस रहे हैं, कैसी बेशर्मी है। देखिए ये हंस रहे हैं, ये मौत के मामले में हंस रहे हैं, ऐसी बेशर्मी है। हंस रहा हूं मैं, यूपी पे कायम रही है। जलपा जी, मैंने आपको जलपा जी, जलपा जी, मुझे बोलने दीजिए जलपा जी, मेरी बारी है। इसमें सत्ताधारी पक्ष का क्या कर्तव्य है उस विषय पर आप चर्चा ही नहीं कर रहे। जलपा जी, चुनावी मुद्दा कभी हो ही नहीं सकता। सांझी, अपनी बात को कंटिन्यू किया जा रहा है। सांझी, अपनी बात जलपा जी, इनको रोकिए, ये अपने संस्कार को प्रदर्शन करें। मेरी बारी है, मुझे पूरा बोल लीजिए, इनके आग्रह कीजिए। आपके संस्कार कैसे है, आप प्रदर्शित करिए। आपको भी नहीं तो आप बोलने दीजिए ना, बौखला क्यों रहे हो आप? जी, बोलने दीजिए ना जी। सांझी, आपने बोला, आपके सारे फर्जी बातें हमने सुनी तो हमने बीच में बोला। आपकी सीटें कितनी है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सीटें ऐसे डिबेट होगी जलपा जी, यही इनके संस्कार है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कितनी सीटें हैं? चुनाव तो लड़े जा रहे हैं ना। अभी हाल की उनको बताना चाहिए कि उनकी कितनी। सांझी, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पर शैलेश भाई, बौखलाओ मत मेरे भाई, आप भी मेरे भाई हो, आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, इसके लिए आप बौखला रहे हो। बौखलाओ मत, सुन लो पहले पूरी बात, ठीक है? जलपा जी, मैं आपके माध्यम से, शैलेश भाई ने बहुत सारा रटा रटाया भाषण जो भाजपा इनको सिखाती है, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, और दो धर्मों को लड़ाना, जातियों को लड़ाना, अभी भी इन्होंने जाति की भी बात कर दी, ठीक है? तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इससे जाति से, धर्म से हमारा देश नहीं चलता है। हमारा देश और हमारी जनता रोटी रोजी, रोजगार, सड़क, परिवहन जैसे मुद्दों पर मतदान कर रही है आज। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप इनसे पूछिए
कि उत्तर प्रदेश सरकार जो अजय सिंह बिष्ट की, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उसकी 3 उपलब्धियां बता दें जिसके कारण जनता इनको वोट दे। ये केवल 3 उपलब्धियां बता दें बस। जी शैलेश जी। 3 उपलब्धियां मैं बताना चाहता हूं कि पहली जो उपलब्धियां है वो जो युवान लोग हैं हमारे यंगर्स, उनको रोजगारी दी है, एक उपलब्धि। और दूसरा जो हमारी बहन बेटी है उनको सुरक्षा दी है। और दूसरी उपलब्धि, तीसरी उपलब्धि जो बड़े से बड़ा पूरे भारत में ऐसा नेशनल हाईवे नहीं है, ऐसा नेशनल हाईवे योगी आदित्यनाथ जी लाए हैं। और योगी आदित्यनाथ के आने के बाद जो प्रवृत्तियां थी, जो असामाजिक प्रवृत्तियां थी, वो भी खत्म हुई है और हमारी बहन बेटियों की भी सुरक्षा हुई है। ये सब उपलब्धियां हैं। और मुफ्त में अनाज देने का रिकॉर्ड जो है, मुफ्त में अनाज देने का कॉरिडोर और राम मंदिर आ जाएगा या फिर मथुरा की और तैयारी। बेरोजगारी का दर जो था वो भी कम करने का भी प्रावधान जनता जी मेरा छोटा सा प्रश्न है, अयोध्या मेरे भाई सवाल पूछने का काम मेरा है, यहाँ पर सवाल पूछने का काम मेरा है। दूसरे भी गेस्ट हैं, हम यहाँ पर यूपी पे ही रहेंगे, जयवंत जी आपकी ओर लौटना चाहूंगी। यहाँ पर एक और बात ये भी उठी, क्योंकि सभी दलों को हमने ऐसे तो देखा था कि समाजवादी पार्टी ने भी जरूरी समझा कि अगर बीजेपी के साथ लड़ना है तो कहीं ना कहीं सारे ही दल, छोटे छोटे लोगों को भी अपने साथ रखना होगा, क्योंकि कई सीटों पर वही तय करते हैं कि जीत किसकी होगी। इसीलिए हमने, अगर छठे चरण की बात करते हैं 57 सीटों के लिए, जिसमें से 52 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है और 5 सीटें उन्होंने अपने सहयोगी अपना दल को दी है और निषाद पार्टी के प्रत्याशी भी शामिल है उसमें, जो शैलेश जी अभी बता रहे थे। और साथ ही अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो 48 सीटों पर वो भी चुनावी मैदान में उतरी है और बाकी सीटों पर उन्होंने ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है सुभाषपा, जो कहीं ना कहीं पिछली बार बीजेपी के साथ में देखी जा रही थी, उससे उनके भी प्रत्याशियों को उन्होंने यहाँ पर मैदान में उतारा है। और इसमें एक बात और जोड़ दूं कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमले की बात हुई है, तो उसकी बेटी ने भी बीजेपी के खिलाफ बोला है। तो ये देखने वाली बात होगी कि ओवैसी पर हमला होता है। केजरीवाल इस बात पर नहीं, वरना केजरीवाल पर भी बहुत हमले होते थे, थप्पड़ लगती थी, शाही डाली जाती थी। तो ये हमले की भी एक राजनीति की बात होनी चाहिए, क्योंकि सब पार्टी के लोगों पर हमले होते हैं, तो ये कैसे होता है और कौन करवाता है, ये बड़ी बात है। पंजाब में नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी की भी बात होती है। तो ये राजनीति का ये भी पहलू है चुनाव का जी। और दूसरी बात ये कि एक बीजेपी ने एक अलग परिमाण ये दिया कि जो 2014 का इलेक्शन था लोकसभा का, उसमें उन्होंने एक छोटी छोटी जो वोट कटुआ पार्टी बोली जाती है कि उसका काम ये होता है कि वो वोट काटते हैं, तो उसके साथ गठबंधन किया और इसके कारण ये रणनीति सफल हुई। तो 2017 में सपा को ये समझ में नहीं आया, लेकिन 2022 आते आते उनको समझ में आ गया, क्योंकि पिछली चुनाव में कांग्रेस का साथ लिया तो वो सफल नहीं रहा। दोनों लड़के थे वो साथ में आए लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो इस बार वो सामने ही लड़ रहे, लेकिन प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा ने उन्होंने एक बात कही है कि वो अखिलेश यादव के खिलाफ भी अच्छे उम्मीदवार नहीं उतारे। तो एक गठबंधन की एक स्कोप रखा है उन्होंने। और जैसा बीजेपी ने रणनीति पिछली बार अपनाई थी और 2014 में भी अपनाई थी, तो इस बार अखिलेश यादव ने यही रणनीति जैसे आपने बताया वो अपनाई है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि 2018 में गोरखपुर और फूलपुर में जो बाई इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, उसमें बीजेपी को एक झटका लगा था, क्योंकि वो उनके उम्मीदवार हारे थे। तो इसके बाद काफी कुछ पानी बह चुका है, ये बात सही है। लेकिन लोकसभा और विधानसभा का चुनाव चूंकि अलग होता है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव है इसमें कहाँ तक ये सफल होंगे। दूसरी बात जी कि अक्सर ये हम बात करते हैं कि महंगाई, रोजगारी, बेरोजगारी, किसान, ये सब बातें होती है, लेकिन देखिए कि आप 1952 में जब से इलेक्शन शुरू हुए तभी से गरीबी की बात होती है, तब से लेकर आज के चुनाव तक ये बात होती ही होती है। लेकिन फिर क्या होता है, क्यों कोई पार्टी जीतती है, कोई पार्टी हारती है?
तो एक बात ये होती है कि जो आप क्या समीकरण देते, क्या परसेप्शन देते हैं, दूसरा आप क्या गठबंधन करते हैं, जी तीसरा मुद्दा ये होता है कि आपका परसेप्शन क्या होता है। ये सभी बातें मेजर करती है आपकी लोकप्रियता, पर्सनल लोकप्रियता। जैसे दिल्ली में अगर आप ले लीजिए तो अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता है, वो कोई उसको झुठला नहीं सकता। तो ये जो सारा परसेप्शन है वो मैटर करता है, ताकि ये जो हम बात अक्सर हमको करनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा काम है कि ये मुद्दे उठाए और लोगों को ध्यान में लाए। लेकिन मामला अलग होता है, चुनाव जो भी आता है, वोट डालने जाते हैं, तभी ये सब बातें कंसीडर नहीं की जाती है। ये करनी चाहिए लेकिन कंसीडर नहीं करते। दूसरा एक जो चौथा पहलू है वो ये है कि आप जैसे बिहार में बीजेपी ने गलती की थी, नरेंद्र मोदी ने, कि नीतीश कुमार पर पर्सनल अटैक इतने किए। 2014 में नरेंद्र मोदी पर इतने पर्सनल अटैक हुए, 2015 में केजरीवाल पर पर्सनल अटैक हुए। तो ये जो पर्सनल अटैक होते हैं, जैसे हमारे कांग्रेस के मित्र बार बार अजय सिंह बिष्ट बोलते हैं, तो ये कहना सही नहीं है, क्योंकि वो सन्यासी भी बन चुके हैं। तो योगी आदित्यनाथ कहना चाहिए उनको। और अभी कांग्रेस के जो भी उनका जो सही पसंद होगा, तो ये नहीं करना चाहिए। ये आप अपना अच्छा नहीं कर रहे, आपकी घृणा हो सकती है, आपकी नफरत हो सकती है, कोई लाभ करा रहे हो, ऐसा मेरा कहना है। किसी ने वो बयान दिया कि उस योगी आदित्यनाथ के कपड़े का जो रंग है वो जंग है, तो जैसे लोहे में जंग लग जाता है तो उसका, तो वो तो बीजेपी को ही फायदा कराएगा, भगवे रंग से आपको परेशानी है, ऐसा वो प्रचार करेंगे। जैसे चरणजीत सिंह चन्नी ने कह दिया था कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार के भैयों का राज नहीं होगा, तो ये किसको लाभ होगा? ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए। आप अपने सेल्फ गोल कर रहे हो, ऐसा मेरा कहना है। तो ये चौथा एक रणनीति होती है कि जो अक्सर पार्टियां गलती कर बैठती है, जैसे आप वाले ऐसी गलतियां नहीं कर रहे हैं। ये आपको देखना होगा कि ये पर्सनल अटैक, उनको मालूम है कि ये पर्सनल अटैक करेंगे तो फायदा सामने वाली पार्टी को ही होगा। तो मुझे लगता है कि इस बातों से बचना चाहिए और जो रियल मुद्दा है उसकी बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल। आपकी और चिंतन जी आना चाहूंगी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे जी। मतलब मैं कभी कभी हैरत में आ जाता हूँ जल्पा जी, कि ये मेरे शैलेश भाई जो हैं उनको लग रहा है कि ये एक क्लासरूम है, वो हेडमास्टर है और हम उनके स्टूडेंट्स हैं, तो हम बस उनको सुनेंगे, जो भी कुछ बोलेंगे सच्चा गलत जो भी है। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो बोला एक चीज कि आम आदमी पार्टी जो है वो उसका लेना देना ही नहीं है, ठीक है, उसका कुछ है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है यूपी में। तो उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि कभी आप भी दो लोगों की पार्टी थे जी, ठीक है, संसद में आप भी दो लोग थे और वहां से आके आप 300 तक आए। तो ये जो आपका सर पे जो घमंड चढ़ गया है, अहंकार बोल रहा है आपका ये, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आप जमीन से कट चुके हैं, सच्चाई से कट चुके हैं। आप देखें, अपनी आंखें खोले, कान खोले, आजू बाजू देखें कि क्या हो रहा है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं पब्लिक में, जनता में और आज की पॉलिटिक्स में। शिशुपाल भी जो था ना, उसकी 100 गालियां तक माफ करी थी। फिर भगवान जो श्री कृष्ण थे उन्होंने सुदर्शन चक्र चला के उसका रास्ता किया था। तो इतना अहंकार अच्छी बात नहीं है, हम आपसे ये कहना चाहते हैं। तो जहां तक बात है जल्पा जी की इनका पॉलिटिक्स का जो ये डिस्कशन हमारा 6th राउंड का चल रहा है, गोरखपुर है और बाकी सारी जगह पे हम लोग वहां पे भी हम लोग हमारे कैंडिडेट्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा विजन बहुत क्लियर है, हमें ये सब जातिवादी और ये दूसरी पाकिस्तान हिंदू मुसलमान में पढ़ना नहीं है। हम इतना चाहते हैं कि हमारे जो जनता है उनको रोज बरोज की परिस्थिति में एट द एंड ऑफ द मंथ उनकी पॉकेट में कितना पैसा बच रहा है, वो जो खुद की सुखाकारी के लिए, अपने फैमिली की प्रोग्रेस के लिए उसको इस्तेमाल कर पाए। दैट इज द ओनली एजेंडा वी आर कैरिंग। हमें दूसरे किसी चीज, सरकार की सारी मशीनरीज कार्यरत हैं, पुलिस है, इंटेलिजेंस है। अगर ये जो भी डर, इंश्योरेंस एजेंट्स मैं तो बोलता हूँ इनको, क्योंकि वो डरा डरा के वोट्स लेते हैं, लेकिन आप जब भी कहीं पे भी जाते भी हैं तो सबसे पहले तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि भाई आपने पहले क्या किया उसका रिपोर्ट कार्ड दो। अगर आज आप प्रोग्राम में आए हो तो पहले आप विथ नंबर्स, विथ फैक्ट्स आप बताओ कि आपने पिछले 5 साल में क्या क्या काम किया है, हेल्थ सेक्टर में, स्कूल के, शाला के सेक्टर में, रोड्स के सेक्टर में, हर एक चीज में आप पहले ये फैक्ट सामने रजू करो जी। सामने आपका जो विजन है वो बताइए,
कि आप आने वाले 5 साल में क्या करने वाले हैं। तो ये खैर सारी बातें जो है वो मतलब कहीं पे भी कोई रिलेवेंट नहीं लग रही है हमको। हमने जो बताया है कि हम आने वाले 5 साल में क्या करना चाहते हैं, वो हमारा गारंटी कार्ड है, वो संकल्प पत्र भी नहीं है। जो हम बोल रहे हैं वो करेंगे, तो वो हमारा गारंटी कार्ड है जो हमने जनता के सामने पेश किया हुआ है। जी बिल्कुल। ज्योति जी, आपके और यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर यहाँ पर यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी में जितनी विधानसभा की सीटें अधिक है उतनी ही पार्टियों की यहाँ पर दावेदारी भी होती है। जैसे हम भाजपा की बात करें, सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इसके अलावा भी कई लोकल पार्टियां इस बार चुनाव में है। यहाँ पर मुद्दा ये भी है कि कहीं ना कहीं एक जो अवलोकन पहले आया था कि बीजेपी को फायदा इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि उनके जो विरोधी दल है वो कहीं ना कहीं आपस में ही डिवाइड हो जाते हैं। सही बात है जलपा जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और वहाँ की जनता राजकीय रूप से बहुत मतलब सालों से दशकों से उत्तर प्रदेश राजकीय रूप से बहुत एक्टिव रहा है। वहाँ की जनता राजकीय रूप से बहुत एक्टिव है और यही वजह है कि सब कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। लेकिन जैसे शैलेश भाई ने कहा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि यूपी भारत है, ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरे राज्यों के साथ अन्याय है क्योंकि हर राज्य की अपनी एक संस्कृति है। ठीक है, वो बहुत बड़ा राज्य है इसलिए राजकीय रूप से तय करता है, लेकिन यूपी भारत नहीं है, भारत अलग चीज है। अब जहां तक बात है तो देखिए, जैसे जयवंत भाई ने कहा कि जब चुनाव होते हैं तब रणनीतियां बनाई जाती है और इसीलिए मैंने पहले अपनी एक डिबेट में कहा था कि आंदोलन एक अलग चीज है और चुनाव में उतरना बिल्कुल दूसरी बात होती है। वहां पे कैलकुलेशंस होती है, रणनीतियां होती है और रणनीतियां का ही एक भाग होता है कि या तो निर्दलीय काफी सारे उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं और उनको फिर अपने हिसाब से फिर उनसे विड्रॉ भी कराया जाता है या उनको बाद में फिर वो जैसे पार्टियां तोड़ के एक दूसरे के जो पूर्व विधायक होते हैं उनको अपनी ओर खींचा जाता है। ये सब रणनीतियों का भाग होता है। इसी तरह ये उम्मीदवारों पर हमले करना और लेकिन जो सबसे बड़ी बात है तो वो जो असर कर जाती है वो होती है पार्टियों के नेता जब भाषण देते हैं तो उनका स्लिप ऑफ टंग, मतलब कुछ भी विवादास्पद जब निवेदन आ जाता है तो कई बार पूरे के पूरे चुनाव का रुख पलट जाता है और ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है क्योंकि हमारी जनता भावनाशील है। अब जैसे जिस मौत के सौदागर शब्द ने मोदी जी को पूरे मतलब विरोध के बावजूद गुजरात का सीएम बनाया था और वही मोदी जी का जो स्लिप ऑफ टंग था वो दीदी वाला जो टोन था उसमें उनको बंगाल गंवाना पड़ा। तो ये जो विवादास्पद होते हैं उनसे नेताओं को बचना चाहिए। लेकिन हाँ, ये भी है कि जनता के मुद्दे होते हैं उस पर चुनाव लड़े जाए। मैं देख रही थी ये पूरे चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी ने कोई रोड मैप नहीं दिखाया और ना ही पिछली सरकारों का हवा बताया कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि जब से मतलब 70 सालों से चुनाव लड़े जा रहे हैं और वहां की जनता ने हर पार्टी को बारी बारी से मतलब मैंडेट दिया है, लेकिन पक्ष बदले हैं, जनता वहीं की वहीं है। जिस स्पीड से विकास हुआ है, मैं ये नहीं कह रही हूँ क्योंकि विकास प्रक्रिया है वो भी मैं मानती हूँ, लेकिन जितनी स्पीड से होना चाहिए था, जितना पैसा खर्चा हो रहा है उस हिसाब से नहीं हो रहा है। तो ये वाली बात है जो वहां की जनता भी जानती है और यही वजह कि बार बार परिवर्तन होते हैं। तो ये अब पक्ष समझे, उनको है ना वस्तुएं फ्री ना देने का वायदा करे बल्कि सर्विसेज फ्री दे। मैं कह रही हूँ कि सर्विस और चीजों में बहुत फर्क होता है। सर्विस टैक्स पेयर्स का हक है, जैसे मतलब रोड, रास्ते या शिक्षा या स्वास्थ्य या फिर जैसे आप लैपटॉप दे रहे हो तो जब नेटवर्क ही नहीं है गांव में तो वो लैपटॉप किस काम के आएंगे, या जब साइकिलें दे रहे हो तो उसमें भी हम देखते हैं कि क्वालिटी वगैरह कितनी घटिया है। हमारे अभी गुजरात में कई फोटो आए थे जिसमें ये चीजें दी गई लेकिन उनकी मतलब क्वालिटी ऐसी थी कि वो तो मतलब जैसे सिर पे पड़े थे मतदाताओं के। तो ये वस्तुओं का आप छोड़ दो, सर्विसेज फ्री
करो ताकि सारी जनता को एक सा फायदा मिले। ये नहीं कि सिर्फ गरीबों को मिले, गरीबों के नाम पे दे रहे हैं, लेकिन गरीब वो होते हैं उनके जिनके नामांकन होते हैं वो लगभग 70 पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, तो वहां कोई मतलब पता नहीं चलता है कि किसको लाभ मिल रहा है। लेकिन अगर सभी चीज को फ्री करेंगे तो, क्योंकि मध्यम वर्ग भी उतना ही पीसता है जितना गरीब लोग पीसते हैं, लेकिन गरीबी दूर नहीं हुई इतने नारे देने के बावजूद, क्योंकि हकीकत तो ये है कि कोई भी पक्ष ये मुद्दे हटाना ही नहीं चाहता, क्योंकि इन मुद्दों के बिना पे तो चुनाव लड़े जाते हैं, सत्ता में आया जाता है, लेकिन अगर इन्हें सॉल्व कर देंगे तो चुनाव किस मुद्दे पर लड़ेंगे। लेकिन अब पक्षों को भी समझने की जरूरत है कि अगर आप सच में ही सॉल्व करते हो, जनता मूर्ख नहीं है, उनकी सुखाकारी होती है, उनका जो सामान्य जीवन अगर ज्यादा अच्छा बनता है, थोड़ा राहत रूप बनता है, तो जनता फिर आपको रिपीट करेगी। तो सेवाओं पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, बिजली सस्ती कीजिए, रोड का हमारे क्या हाल है, और पूरी देश में यही हाल है तकरीबन साउथ को छोड़कर, तो फिर इन सब बातों पर ध्यान दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल, आपकी और यहाँ पर शैलेश जी आना चाहूंगी। यहाँ पर चुनाव सिर्फ ये नहीं है कि किसे जनता ने वोट देकर दिलाया है या जिताया है, लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये होता है कि अगर 5 साल के लिए अगर जनता किसी पार्टी को चुनती है तो फिर अपेक्षा भी उतनी ही ज्यादा होती है। अगर यूपी की बात करें तो आने वाले समय में चलो मान लेते हैं कि पुनरावर्तन हुआ, लेकिन यूपी की जनता को क्या मिलेगा? क्या उनके मुद्दे हल हो पाएंगे? क्या उनकी स्थानिक जो समस्याएं अभी भी है वो क्या दूर हो पाएगी? जल्पा जी, यूपी में जनता वादियों को और योगी आदित्यनाथ के में कमल खिलना तय और परिवर्तन भी तय है। दूसरी बात में गठबंधन की अभी वो बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी वाले, गठबंधन लोग जो है ना वो सब लोग हैं जो पार्टियां हो, समाजवादी पार्टी हो, ये हर चुनाव में उनका मित्र यानी कि गठबंधन बदलती रहती है, उनको भी सब पहचान गए हैं। और ये भी तय है। और बाद अभी पाकिस्तान की भी अभी आम आदमी पार्टी के जो भाई है चिंतन भाई, वो पाकिस्तान की बात कर रहे थे, पाकिस्तान के साथ लेना देना नहीं है। ये बात के न्यूज के जो प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से की गई है, अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान से लेना देना नहीं है, यानी कि 370 से लेना देना नहीं है। एक देश ऐसा बोला ही नहीं है, उनसे लेना देना नहीं है। ऐसी बात ही नहीं करी। बोल रहे हैं कि आतंकवादी किसको बुला लिया आपने जल्पा जी? फुली है, क्या बोल रहे हो? उनसे लेना देना नहीं है। पाकिस्तान जनता को क्या मिलेगा? चलो जम्मू कश्मीर की जनता को तो हमने कहीं ना कहीं स्वतंत्रता दिला दी, हम 370 से चलो मान लेते हैं, वो जम्मू कश्मीर तक रहेगा। यूपी की जनता को क्या मिलेगा? शैलेश जी, यूपी की साल में क्या किया वो आपके पास है नहीं बोलने का जरिया, कुछ भी नहीं है, आपके पास फैक्ट्स नहीं है, फिगर्स नहीं है। मैं आपके बीच में नहीं बोला, कहा मैंने तो कश्मीर की बात ही नहीं करी। गन्ना किसानों की जो समस्या है उसे सुलझा पाएंगे? वो गन्ना किसानों की समस्या है या कोई गेहूं किसानों की समस्या है, सभी समस्या सुलझाने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की योगी जी रही थी कि भारत में नहीं कहा कर रहे थे कि यूक्रेन की बात कर रहे हो, तो मैंने बोला गुजरात तो इंडिया की बात कही है, ऐसा ही मानना चाहिए। मगर जो कुल मिला के मैं बात करना चाहता हूँ तो 300 से ज्यादा हमारी सीटें आएगी जी। तो हम 300 से ज्यादा योगी जी ने जो डिवाइड कर दिया था 80 और 20 में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और जो तिरंगा है वो लहराएगा और जैसे केसरिया हिटलर था, यूपी आजाद हिटलर का गोबल्स था, गोबल्स करके उसका मिनिस्टर था, उनके और गोबल्स जो था उसका एक बढ़िया से था कि वो 100 बार झूठ बोलेगा उसको सच मान लिया जाएगा। जनता तय करेगी, ये उसी श्रेणी में आते हैं। जनता तय करेगी कि किसे जिताना
जाना है, कुछ लेकिन लेना उम्मीद देना रखते नहीं है। हैं। बात ठीक है, होती है। पाकिस्तान की हम आपने यहाँ पर कितने चर्चा नए ही नहीं कर क्लासरूम रहे हैं। बनवाए, आपने पाकिस्तान कितनी वोट नई देने नहीं हॉस्पिटल्स आने का वाला है। आपने वहां पे इनॉग्रेशन पाकिस्तान किया, और स्थानीय आपने यूपी कितनी के रोड्स मुद्दों बनवाई, को कोई लेना आपके देना पास नहीं कोई है चीज यहाँ है? पर। ठीक है, आप आप सभी मुझे मेरे ये साथ इस बताइए, चर्चा आपने में कितनी जुड़े, इसलिए आप सभी इलेक्ट्रिसिटी का दी? शुक्रिया। तो दंगल देश का आपने में आज कितना का हमारा फायदा मुद्दा करवा यहाँ पर था कि जिस हिसाब से छठे चरण का यहाँ पर चुनाव होने वाला है, और हमने जैसे कि जानते हैं 2017 में बात करें तो अधिकतर जो सीटें हैं वो बीजेपी को मिली थी। अब देखना ये होगा कि क्या वो अपनी जो जीत है उसका पुनरावर्तन कर सकती है, या फिर इस बार समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस अलग से लड़ रही है, आम आदमी पार्टी मैदान में है और कई स्थानीय दल भी मैदान में है और निर्दलीय भी उम्मीदवार काफी सारे हैं। गोरखपुर की ही बात कर ले तो कहीं ना कहीं वहां पर से चंद्रशेखर योगी के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब योगी जी के यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं गोरखपुर से उनका नाता बड़ा पुराना रहा है। कई अरसों तक उन्होंने वहां पर राज किया है, यानी कि सांसद के तौर पर वो वहां पर से चुने गए हैं। तो क्या विधानसभा के चुनाव में गोरखपुर की जनता क्या अपने और बीजेपी के भावी उम्मीदवार जो है सीएम पद के, उन्हें जिताएगी? यहाँ पर मुद्दा ये भी अहम है कि वहां पर अगर हम जातिगत समीकरण की बात करें तो उस हिसाब से दूसरी पार्टी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। कहीं ना कहीं एक चक्रव्यूह भी रचा गया है कि कैसे भी करके कैसे हम बीजेपी के मतों को तोड़ सकें, या फिर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बसपा के लिए बड़ा सवाल ये भी है कि जो उनकी पुरानी वोट बैंक है वो उन्हें वापस हासिल हो सके। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ पर तो नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी भी नजर आई, कई बड़े चेहरे भी, स्टार प्रचारक भी कांग्रेस की ओर से वहां पर नजर आए। क्या इसका बेनिफिट ये बार कांग्रेस को मिल पाएगा? पिछले बार के चुनाव की बात करें, क्या इससे अधिक सीटें कांग्रेस फिर एक बार ला पाएगी? क्या उत्तर प्रदेश में फिर से कांग्रेस एक बार आ पाएगी? समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में तो ऐसे बराबरी का मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन क्या अखिलेश यादव की रणनीति काम लगेगी या फिर योगी आदित्यनाथ ने जो 5 साल में काम किया है वो काम करेगा? यहाँ पर मुद्दा ये भी है कि जिसे भी जनता चुने उनके लिए आने वाले 5 साल बहुत ही महत्वपूर्ण इसीलिए भी रहेंगे क्योंकि आने वाले 5 साल की अगर हम बात करते हैं तो कई काम जो बाकी है, जो पेंडिंग है, उसे भी पूरा करना होगा। यहाँ पर मुद्दा इसीलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर ले तो कहीं ना कहीं किसान भी आ जाते हैं। अगर हम कुछ क्षेत्र की बात करते हैं तो औद्योगिक विकास की भी बात आते हैं। अगर हम ओवरऑल यूपी की बात करें तो वो धार्मिक और प्रवासन के लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी जो भी सरकार आए उसे हर पहलू पर काम करना होगा, हर मुद्दों पर काम करना होगा। यूपी की जनता समझदार है, वो तो तय कर ही लेगी कि उन्हें किसको यूपी की कमान सौंपना है, लेकिन जो भी आएगा उसके लिए आने वाले 5 साल काम करना, विकास करना या फिर जनता की समस्या को उलझाना उतना ही ज़्यादा जरूरी होगा क्योंकि आगे 2024 के इलेक्शन भी है। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।